गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 की विविध जो कि लास्ट टॉपिक है आपका इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने विविध से पहले जो एग्जाम्पल्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने आपको कहा भी था कि आप विविध को कंप्लीट करने के लिए इसके सवालों को कर लीजिए। ये सारे जो सवाल हैं विविध में वो आपको क्या दिए गए हैं, इन सवालों में आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेकर 1.6 तक के सभी सवालों का मिश्रण है, यानी कि सभी टाइप के सवाल मिक्स किए हुए हैं और वही आपकी एक्सरसाइज नंबर विविध है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं 1 बाय 1। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय लीजिए। आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको दिया है A बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं। ये आपके पास पहला समुच्चय दिया है आपको A। तो देखिए, अगर आप इसको रोस्टर विधि में लिखे, अभी आपके पास किस रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। अगर हम इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हल कीजिए, क्योंकि इस समीकरण को संतुष्ट कौन करेगा, जो इसका हल होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो आपके पास आ गया 6 दूनी 12, यानी कि x² माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 12 बराबर 0, x माइनस 6 माइनस के 2 x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि x माइनस 6 x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू हो गई 6 और 2। तो आपके पास आ गया a बराबर 2 and 6। ये आपका a समुच्चय हो गया। b समुच्चय हमें दिया है 2 4 6, C हमें दिया है 2 4 6 8 और D आपको दिया गया है 6। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और इसमें आपसे कहा गया है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, आपको ये निर्णय लेना है, यानी कि इसमें कौन समुच्चय उपसमुच्चय है और किसका है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले ए को देखिए, ए में अवयव कौन से हैं, 1 और 2, केवल 2 अवयव है, 2 और 6। अब उपसमुच्चय के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कब होता है, जब इस समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय जिसे हमने अधिसमुच्चय बनाना है उसके अवयव हो, यही कंडीशन है। तो आप देखिए ये दोनों अवयव कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इसमें प्रेजेंट है, यानी कि A उपसमुच्चय है किसका, B का। अब C में देखते हैं, C में भी उपस्थित है, ये 2 भी है 6 भी है। तो आप लिख सकते हैं A उपसमुच्चय है C का। D से अगर देखोगे तो D में 6 है लेकिन 2 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि A उपसमुच्चय नहीं है D का। आपका पहला काम खत्म हो गया। B के लिए अगर आप देखते हैं तो B जो है A का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि B में आपके पास 4 है जो कि इसमें नहीं है। इसी तरह से C भी उपसमुच्चय, B के लिए देख रहे हैं ना अभी, तो B के लिए देखिए B आपका C का उपसमुच्चय है, क्योंकि 2 4 6, यहाँ भी 2 4 6। तो आप लिख सकते हैं B उपसमुच्चय है
सी का। अब बी के लिए डी से चेक करोगे तो ये दोनों आपके अवयव जो है डी में उपस्थित नहीं है, यानी कि आप लिख सकते हो बी उपसमुच्चय नहीं है डी का। अब सी के लिए अगर आप चेक करोगे तो सी में देखो 2, 4, 6, 8 और भी बहुत सारे अवयव है। ये अवयव, इतने अवयव किसी भी समुच्चय में नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना डी में है, तो ये किसी का भी उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लिख देंगे सी नॉट उपसमुच्चय ए, सी उपसमुच्चय नहीं है बी का, और सी उपसमुच्चय नहीं है डी का। और डी वाला आप देखेंगे 6 है तो ये सभी का उपसमुच्चय है, तो आप लिख देंगे डी उपसमुच्चय है ए का, डी उपसमुच्चय है बी का, डी उपसमुच्चय है सी का। ये हमने सारी की सारी कंडीशंस इसकी लिख दी, लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो सिर्फ इतना सा पूछा है कि इसमें कौन कौन उपसमुच्चय है और कौन, बस यही पूछा है। उपसमुच्चय है कौन नहीं है इसका जिक्र नहीं किया है। तो आप चाहो तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी है नहीं वाली 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये 6 चीज़ों को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी नहीं है। तो आप इनको नहीं लिखेंगे तो भी क्वेश्चन पे आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। अगर आपका कथन सत्य है तो उसको आपको प्रूव करना है, और अगर असत्य है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है कि असत्य क्यों है या किस प्रकार है। ठीक है, तो एक एक करके आपको इसके 6 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, 1 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में, एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इसमें दिया है यदि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b, यानी कि अगर x नाम का कोई अवयव है वो समुच्चय a में प्रेजेंट हो, और a नाम का कोई अवयव है वो समुच्चय b में उपस्थित हो, तो x भी b में उपस्थित होता है। यही आपको प्रूव करना है। तो ये कथन अगर आप गौर से देखें तो ये कथन कैसा है? असत्य। क्यों असत्य है ये आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल आपको लिखना होता है। तो देखो, आप एक समुच्चय मान लीजिए कि आपके पास एक समुच्चय है A, जिसमें लिखा है x बाई a b, ये 4 अवयव है। B आपके पास कोई समुच्चय है, इसमें कुछ अवयव हैं a, b, x बाई a b और c। गौर से देखिए, ये आपका समुच्चय है A, जिसमें अवयव हैं x बाई a b, ये 4 अवयव हैं इसमें। B आपका एक समुच्चय है जिसमें a b c और ये एक अवयव है x बाई a b, ये पूरा का पूरा एक अवयव है। क्या है ये? पूरा का पूरा एक अवयव, क्योंकि इसके ऊपर ये पूरा समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आपका एक अवयव कहलाएगा, ना कि इनको अलग अलग आप काउंट कर सकते हो। जहाँ भी आप इसको काउंट करेंगे ये पूरा का पूरा एक साथ चलेगा, आप इसको आधा अधूरा कहीं भी काउंट नहीं कर सकते। तो अब इस स्थिति में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x नाम का जो अवयव है मेरे पास A में उपस्थित है, ठीक है। लेकिन और A जो है वो आपका कहाँ पे उपस्थित है? B में, क्योंकि समुच्चय A यहाँ पे तो क्या था, x जो उपस्थित था आपका वो किस में उपस्थित था? समुच्चय A में। अब समुच्चय A खुद B के लिए आपका क्या बन गया? एक अवयव। तो आपके पास A आपका क्या दे रखा है? B में, तो ये भी कथन सत्य हो गया।
हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके खैर मान भी रख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू x बाई ए बी तथा x बाई ए बी बिलोंग्स टू, ये वाला समुच्चय लिख दो a कॉमा बी x बाई ए बी और c, ठीक है। परंतु अब आप गौर से देखिए, क्या x बिलोंग्स टू b है क्या, या x अवयव जो है वो इस c b में उपस्थित है क्या, इस b में? देखो गौर से, इसका a एक अवयव है, b एक अवयव है, ये पूरा का पूरा एक अवयव है और c एक अवयव है। तो x कहीं भी एक अवयव के रूप में उपस्थित है, इसमें नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू b। अतः यह कथन असत्य है। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य। बस इसी तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल देने हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूव करना है कि आपने जो कहा है वो कथन सत्य है या असत्य है। सेकंड में आपको क्या दे रखा है, यदि A उपसमुच्चय है B का, A नाम का कोई समुच्चय है, A उपसमुच्चय है B का तथा B बिलोंग्स टू C, तो A बिलोंग्स टू C, ये आपको दिया गया है। इस कथन का मतलब क्या हुआ, इस कथन का मतलब हुआ कि A नाम का कोई अवयव है, A नाम का आपका क्या है, कोई अवयव, सॉरी समुच्चय है, क्योंकि उपसमुच्चय का चिन्ह लगा है ना। तो A नाम का कोई उपसमुच्चय है जो कि B का क्या है, उपसमुच्चय, ठीक है। और B जो है वो किस में उपस्थित है, C नाम के समुच्चय में उपस्थित है। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि A उपस्थित होता है किसमें, C में। तो ये कथन कैसा है, असत्य। यह कथन असत्य है। अब क्यों है, इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। देखो, मान लो आपका A नाम का कोई समुच्चय है जिसके अवयव मान लेते हैं हम A B। हमने एक समुच्चय मान लिया A जिसके अवयव है कौन कौन से, A और B। अब देखिए B नाम का हम समुच्चय लेते हैं एक, B नाम का हमने एक समुच्चय ले लिया, इसके अवयव हम क्या मान लेते हैं, A B C। ये हमने इसका क्या मान लिया, एक समुच्चय मान लिया B नाम का। अब C भी आपको लेना है, तो C नाम का भी हमने एक क्या मान लिया, समुच्चय मान लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेते समय आपको ध्यान देना होगा कि ये किस तरह से मानना है। तो देखो यहाँ पे B जो है बिलोंग्स टू C लिखा हुआ है, यानी कि C का एक अवयव है कौन, B। तो B यहाँ पे किसकी भांति रिएक्ट कर रहा है, एक अवयव की भांति रिएक्ट कर रहा है। इस कथन में B आपका किसकी भांति रिएक्ट कर रहा है, एक अवयव की भांति रिएक्ट कर रहा है। तो इसको एक अवयव होना चाहिए, और अवयव बनाने के लिए इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा समुच्चय मेरा इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ A, B, C, ये अवयव बन गया, और इसके साथ इसमें चाहो आप एक दो अवयव और लिख दो, तो ये आपका एक समुच्चय बन गया। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि देखो A नाम का जो समुच्चय यानी कि AB उपसमुच्चय है किसका, B का, यानी कि ABC का। ये उपसमुच्चय है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको। तथा दूसरी कंडीशन दे देखते हैं हम, B उपसमुच्चय है C का, यानी कि B A, B, C, ये बिलोंग्स टू किसमें, C में। तो C क्या है हमारे पास, A, B, C
कॉमा डी कॉमा ई। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो अवयव है वो किस में उपस्थित है, इसमें उपस्थित है, ठीक है। परंतु अब गौर से देखो आप, तीसरी कंडीशन इसने बोली है ए बिलोंग्स टू सी, तो ये भी होना चाहिए, यानी कि ये पूरा का पूरा जो अवयव है, समुच्चय है, इसको अगर अवयव के रूप में माने तो ये अवयव आपका सी में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन ए कॉमा बी नाम का यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं उसको, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी कॉमा ई। अब ये चीज़ें आपके पास हो गई। अब लेकिन ये जब आपको समुच्चय लिखना अगर आपको कठिन लगता है, ये मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल के रूप में बताया कि अगर आपको डायरेक्ट ए बी सी के रूप में लिखूँ तो दिक्कत हो रही हो, ठीक है, हो रही है नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में बता दी। अब अगर आप चाहो, आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हमको सदस्य लिखने होते हैं, तो आपको इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। तो आपकी पहली दोनों कंडीशन तो आपको ऐसे कैसे लिखनी है, या आप लिख सकते हैं ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी उपसमुच्चय है सी का, परंतु ए उपसमुच्चय नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ये आपका कथन कैसा हो गया, असत्य। अगर ये कथन भी सत्य आ जाता, ये दो कथन हमको सत्य लेने, तीसरा कथन हमको चेक करना है कि सत्य आता है कि नहीं आता। अगर तीसरा कथन भी सत्य आ जाता तो ये पूरा का पूरा कथन जो आपको दिया गया था वो क्या होता, सत्य होता। और अगर ये असत्य आ जाता है तो पूरा कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या दिया है, ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी उपसमुच्चय है सी का, तो ए उपसमुच्चय होगा सी का, ये आपको प्रूव करना है। तो वही सेम चीज़ ए बी सी हम तीन समुच्चय मान लेंगे, तो ऐसे समुच्चय मानने आपको कि ये कंडीशन आपको ट्रू दिखाई देगी। यानी इसमें लिखा क्या है, पहले इस बात को समझो। आपको दिया है कि ए नाम का कोई समुच्चय है, वो किसका उपसमुच्चय है, बी का, यानी कि ए के जितने भी अवयव हैं वो सब बी में उपस्थित हैं, और बी के जितने भी अवयव होंगे वो सब किस में उपस्थित होंगे, सी में उपस्थित होंगे, क्योंकि आपको कंडीशन दी है बी उपसमुच्चय है सी का। तो आप देखेंगे आपको कहा गया है कंडीशन में कि ए उपसमुच्चय है सी का, यानी कि ए नाम का जो समुच्चय है वो सी का भी अवयव होगा या उपसमुच्चय होगा। तो ये चीज़, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको प्रूव करना है ना, अगर ये कथन सत्य है तो क्या करना है, हमको प्रूव करना है। अब एग्जाम्पल नहीं देना है आपको, इसको प्रूव करना है। तो हम लिख देंगे माना ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए नाम, चलो एक्स मान लेते हैं, एक्स नाम का कोई अवयव है वो कहाँ पर उपस्थित है, ए में उपस्थित है, तथा हमको कंडीशन पता है कि ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, इसलिए एक्स उपस्थित होगा किसमें, बी में, एक्स किस में उपस्थित होगा, बी में, ठीक है। अगर ये मैंने एक स्टेटमेंट मान लिया तो मैं लिख सकता हूँ अब आगे एक्स बिलोंग्स टू बी तथा बी उपसमुच्चय है किसका, सी का, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू सी। ये भी बात क्या हो गई मेरी, सत्य की एक्स नाम का जो अवयव है वो कहाँ पे उपस्थित होगा, सी में भी उपस्थित होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी उपसमुच्चय है सी का, तो ए उपसमुच्चय होगा सी का। यह कथन सत्य
है। क्योंकि देखो हमने एक एलिमेंट ले लिया था x जो कि किस में उपस्थित है, a में, और ये a जो है b का उपसमुच्चय यानी कि a का प्रत्येक अवयव आपका b में उपस्थित होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, यानी कि x नाम का जो अवयव है वो b में भी उपस्थित होगा। अब आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई, मैंने इसी को बेस मान लिया कि x आपको क्या मिल गया कि b में उपस्थित है, तो x अवयव है किसका, b का, और नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास कि b उपसमुच्चय है किसका, c का, यानी कि b का प्रत्येक अवयव c में भी उपस्थित है, तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c, और यही तो हमको चाहिए था। जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट मिला कि x बिलोंग्स टू c, आप क्या कह सकते हो, x किसका अवयव है, a का, अर्थात यहाँ पे लिख दो चाहो तो आप कि a उपसमुच्चय है c। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कथन प्रूव हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इसी का, यदि a उपसमुच्चय नहीं है b का तथा b उपसमुच्चय नहीं है c का, तो a उपसमुच्चय नहीं है c का। आप देखेंगे गौर से, देखो ये तीसरे और चौथे दोनों सेम से लिख रहे हैं, इसमें सारे उपसमुच्चय दिए गए थे, इसमें सारे उपसमुच्चय नहीं है दिया गया है, इतना सा ही डिफरेंस दिख रहा है आपको। लेकिन पहले वाला कथन आपका सत्य था, लेकिन ये कथन अब कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अब क्यों होगा, एक एग्जाम्पल देते हैं हम, या सिंपली पहले समझ लेते हैं। तो देखो आपसे कहा है कि a का कोई अवयव है, a नाम का कोई समुच्चय b का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि a में कोई ना कोई एक अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो b में उपस्थित नहीं है, कम से कम एक अवयव a समुच्चय में ऐसा है जो समुच्चय b में उपस्थित नहीं है। अगली स्टेटमेंट है b उपसमुच्चय नहीं है c का, यानी कि b में भी एक ऐसा अवयव है कोई ना कोई जो c में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो a भी c का उपसमुच्चय नहीं होगा, यानी कि फिर a में जो अवयव है वो c में सारे के सारे उपस्थित नहीं होंगे। ये कथन सत्य नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब उसका नहीं कैसे हो सकता है वो आपको एग्जाम्पल देना है। जैसे मान लो a नाम का आपके पास कोई समुच्चय है, मैंने ले लिया a b c, a नाम का मैंने कोई समुच्चय ले लिया a b c। इस समुच्चय में आप देखेंगे तीन अवयव है। अब b नाम का दूसरा एक समुच्चय ले लेते हैं हम, ध्यान रखना b आपका a का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम इन तीनों में से एक अवयव ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया a है, a को ही गायब कर देते हैं, चलो b है, c है और d है। तो a नाम का अवयव इसमें उपस्थित नहीं है b में, इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, c नाम का एक समुच्चय लेना है, उसमें भी सेम कंडीशन है कि कोई ना कोई एक ऐसा अवयव होना चाहिए इसमें से जो a में उपस्थित b में उपस्थित ना हो। तो मैंने ले लिया c बराबर a b c e। c नाम के समुच्चय मैंने तीन अवयव ले लिए a b c और e। अब देखिए b में आपके पास d नाम का एक अवयव है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, तो ये आपका b उपसमुच्चय भी नहीं है किसका, c का। अब आपसे कहा गया है कि a नॉट इक्वल टू c, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a नाम का जो समुच्चय है उसमें अवयव है a b और c, जो कि तीनों के तीनों इसमें उपस्थित हैं, यानी कि a उपस्थित है, a उपसमुच्चय किसका, c का। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य। अतः a उपसमुच्चय है नॉट उपसमुच्चय b का तथा b उपसमुच्चय नहीं है किसका, c का, परंतु a उपसमुच्चय है किसका, c का।
तो ये आपका हो गया चौथा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी इसमें 2 पार्ट और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आपको दिया गया है x बिलोंग्स, यदि x बिलोंग्स टू A तथा A उपसमुच्चय नहीं है B का, तो x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ आपके पास कि x नाम का कोई अवयव है वो समुच्चय A में उपस्थित है। A जो है B का उपसमुच्चय नहीं है, तो x B समुच्चय में उपस्थित होगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा क्यों होगा? नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। भाई आप सोच के देखिए, मान लो मैं नॉर्मल भी सोचूं, आपके पास A नाम का कोई समुच्चय है, उसमें मान लो 1 2 3 कोई भी अवयव, मान लो 3 अवयव है, 1 2 और 3, ये मैंने मान लिया। अब तीनों समुच्चय 3 अवयव हो गए A के अंदर। अब A जो है B का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि B में इन तीनों में से कम से कम कोई ना कोई संख्या गायब जरूर है। मान लिया मैंने B समुच्चय आपका 1 2 4, 3 गायब हो गया वहाँ से, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू B, यानी कि x नाम का जो अवयव है वो आपका B में उपस्थित होना चाहिए। तो x नाम का अवयव क्या है? 1 हो सकता है, उपस्थित है, 2 हो सकता है, उपस्थित है, लेकिन 3 अगर मैंने ले लिया तो वो उपस्थित नहीं है। तो दोनों सिचुएशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? माना A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2 4। अब यहाँ पे देखो 3 बिलोंग्स टू A, 3 मेरे पास एक अवयव है जो कि कहाँ पर उपस्थित है? A में, तथा A नॉट उपसमुच्चय है सबसेट B, परंतु 3 अवयव नहीं है किसका? B का। तो बस ये प्रूव वो आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल आपके पास आता है, यदि A उपसमुच्चय है B का तथा x नॉट बिलोंग्स टू B, तो x नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब क्या हुआ कहने का कि A नाम का कोई समुच्चय है, वो B का क्या है? उपसमुच्चय। यानी कि A में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे कहाँ पर उपस्थित हैं? B में उपस्थित हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि x नाम का कोई अवयव है जो आपका B में उपस्थित नहीं है। x नाम का कोई अवयव है वो आपका B में उपस्थित नहीं है। अब B में उपस्थित नहीं है तो वो A में भी उपस्थित नहीं होगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। जब वो B में ही उपस्थित नहीं है तो A में कैसे हो सकता है? क्योंकि A में जितने भी अवयव हैं वो सारे तो सारे किस में उपस्थित हैं?
बी में उपस्थित है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी में कोई अवयव नहीं हो और वो ए में हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आपका उपसमुच्चय हट जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, यह कथन सत्य है। आपको दिया है ए उपसमुच्चय है बी का, इसका मतलब क्या हुआ, अतः ए नाम का कोई अवयव है बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए नाम का कोई अवयव है वो यदि ए में उपस्थित है तो वो किस में उपस्थित होगा, बी में भी उपस्थित होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और यदि उल्टा लिख दो इसको, बी नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यदि ए नाम का कोई अवयव है ए में उपस्थित है तो वो बी में भी होगा, और यदि बी में कोई उपस्थित नहीं है तो वो ए में भी उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए आपके 2 क्वेश्चन थे, इन दोनों में आपका बहुत टाइम चला गया है, तो हम आगे के क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, और आज के लिए हम समाप्त करते हैं।